हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिए थे सोर्सेज, स्कूल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ मुस्लिम लॉ। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मुस्लिम लॉ। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे निकाह के बारे में, निकाह इन सिंपल मैरिज, इसका ये अरबिक टर्म है निकाह। फिर हम डिस्कस करेंगे मेहर के बारे में। मेहर भी एक मुस्लिम मैरिज का इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसके बिना शादी को अधूरा माना जाता है। मेहर को इंग्लिश में हम कहते हैं डॉवर। सो ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन दोनों कॉन्सेप्ट को ही हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो मुस्लिम मैरिज है, मुस्लिम मैरिज का नेचर क्या है। तो हमने ये नोटिस किया था कि जब हमने हिंदू लॉ पढ़ा था तो हिंदू लॉ में हमने देखा था कि मैरिज जो थी एक सैक्रामेंट थी, यानी उसको एक संस्कार माना गया था। तो मुस्लिम लॉ के अंदर जो मैरिज है, मैरिज को संस्कार यानी सैक्रामेंट ना मानकर बल्कि एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। जस्टिस महमूद कहते हैं अब्दुल कादिर वर्सेस सालिमा 1886 के केस में, वो कहते हैं मैरिज अमंग मुस्लिम्स इज नॉट अ सैक्रामेंट। वो एक सैक्रामेंट नहीं है बट प्योरली अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। उसको एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट माना है। अगर आपको ध्यान हो तो हमने सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था कि एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, ऑफर, एक्सेप्टेंस, ये सारी चीजें जो हैं एक कॉन्ट्रैक्ट में होती हैं। इन्होंने इसको सिविल कॉन्ट्रैक्ट क्यों कहा? क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं मैरिज की जो फॉर्मेशन होती है वो एक प्रपोजल, एक्सेप्टेंस से होती है। पार्टीज की कैपेसिटी देखी जाती है, उसके साथ लीगैलिटी देखी जाती है ऑब्जेक्ट की, जैसे वैलिड, वॉइड, इर्रेगुलर। और इसमें कंसिडरेशन की तरह ट्रीट की जाने वाली चीज एक होती है मेहर, जिसको कंसिडरेशन फॉर दुल्हन नहीं मानते बल्कि एक अलग कॉन्सेप्ट है कि इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हस्बैंड टू गिव सम अमाउंट टू द वाइफ एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट, यानी उसकी रेस्पेक्ट के लिए एक वो प्राइस पे करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो मैरिज यानी निकाह है, उस निकाह के जो एलिमेंट्स हैं उसके एसेंशियल्स क्या हैं। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए, यानी वो पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अगर कॉम्पिटेंट नहीं है तो उनकी जगह पर जो है उनके गार्जियन, यानी गार्जियन में इनके आएंगे फादर ले लीजिए आप और ग्रैंड फादर, इन दो पर्सन को जो है रखा गया है। यानी कम से कम इसमें एक दी गई है कि वो अटेंड पुबर्टी, और पुबर्टी की एज होती है 15। द एज ऑफ पुबर्टी रेफर करती है कि जब बच्चों की जो बायोलॉजिकल एज है वो पूरी हो गई हो, सो दैट दे कैन रिप्रोडक्ट, यानी उनको जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है इस मतलब एक्टिव हो चुके हैं। तो बायोलॉजिकल दे आर रेडी होने चाहिए, बायोलॉजिकली दे शुड बी रेडी टू मैरिज। एंड सेकेंड चीज के साउंड माइंड होने चाहिए, यानी वो पागल ना हो। इसके बाद क्या होगा फॉर्मेलिटीज में? इजाब एंड कबूल। इजाब मीन्स होता है प्रपोजल एंड कबूल मीन्स होता है एक्सेप्टेंस, एंड विच इज इंपॉर्टेंट एट वन सिटिंग, यानी एक ही मीटिंग में प्रपोजल बना हो और प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया हो, तब जाकर जो है एक शादी होगी। एंड द नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ विटनेस। सुन्नी लॉ में 2 मेल्स और 1 मेल प्लस 2 फीमेल ये होने चाहिए, यानी या तो 2 मेल्स होने चाहिए, 2 मेल पर्सन, या फिर 1 मेल प्लस 2 फीमेल इज इक्वल टू जो है सही निकाह, यानी एक वैलिड मैरिज माना जाता है। सो हमने ये देखा कि मुस्लिम मैरिज का जो नेचर है वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट का है, बिकॉज देर आर सम एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन मुस्लिम मैरिज। इसके बाद हमने देखा कि जो इसके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, किस तरीके से एक निकाह की फॉर्मेशन होती है, उस चीज को ध्यान रखना है। फिर आगे इसको कंटिन्यू करते हैं हम और ये समझते हैं कि भाई स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट क्या दी गई है इसकी, यानी कौन से ऐसी जरूरी चीज है जो फुलफिल होनी चाहिए। तो वो कहते हैं 1 मीटिंग, जिसको कहते हैं सिमत। सिमत का मतलब होता है कि वो इजाब, इजाब हमने पढ़ा, इजाब का मीन्स क्या था? प्रपोजल, और कबूल का मतलब उसको एक्सेप्ट करना। तो ये कह रहे हैं प्रपोजल यानी इजाब और उसकी एक्सेप्टेंस कंटिन्यूअस सेशन होना चाहिए, तब जाकर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब इस बात को आप ध्यान से समझो कि कोई भी पर्सन अगर प्रपोजल क्रिएट करता है, मेल ने प्रपोजल क्रिएट करा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं और इसने एक्सेप्ट कर दिया, मान लीजिए लेडी ने, तब जाकर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा।
अगर इसमें कोई भी बीच में ब्रेक आ गया, यानी टेम्पोरल ब्रेक आ गया, मीटिंग में ब्रेक आ गया, यानी फॉर एग्जाम्पल ए ने प्रपोजल आज दिया, सिटिंग खत्म हो गई, सो गए सब जाकर, और बी ने बाद में उसको कबूल किया, तो इसको जो है कॉन्ट्रैक्ट सीवियर्ड माना जाएगा और ये एक इनवैलिड होगा। तो यहां पे हमने देखा कि प्रपोजल और एक्सेप्टेंस वन सिटिंग में होने बहुत जरूरी है। इसी के साथ आपको देखना है कि कॉम्पिटेंसी में हमने देखा एज ऑफ मेजोरिटी के बारे में, जिसको पुबर्टी कहते हैं। एज ऑफ पुबर्टी पे आपका अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ध्यान रखना एज ऑफ पुबर्टी का मतलब क्या होता है। तो एज ऑफ पुबर्टी क्या होती है कि जब वो एक सर्टेन एज अटेन कर लेते हैं, मोस्टली मुस्लिम के अंदर 15 जो एज है मानी जाती है। तो पुबर्टी इज लीगली प्रिज्यूम्ड एट 15 ईयर्स ऑफ एज। एक्सेप्शन है टू द इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875, यानी इसको एक एक्सेप्शन माना गया है। जनरली मेजर कौन होता है? 18 ईयर्स का। प्लस हमने देखा मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट भी बना हुआ है। तो मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट ये कहता है कि चाइल्ड मैरिज इज प्रोहिबिटेड और जो परफॉर्म करते हैं दे आर पनिशेबल। तो यहां पर भी हमें उसे ध्यान रखना है कि ये प्रोविजन अप्लाई होता है। फिर लीगल इफेक्ट क्या है? पार्टीज कैन गिव इंडिपेंडेंट कंसेंट विदाउट गार्जियन विल, यानी पार्टी जो है कंसेंट दे सकती हैं अगर वो खुद करती हैं। इसके बाद देखते हैं साउंडनेस, यानी दोनों पार्टी जो है अपने माइंड से, यानी वो हेल्थी हो, मस्ट बी कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट, यानी वो जो मैरिज कर रहे हैं उन्हें पता हो कि हम मैरिज करने के बाद हमारे क्या कंसीक्वेंस होने वाले हैं, तब जाकर जो है एक शादी वैलिड होगी। अगर इडियोसी है किसी को, यानी पागलपन है, एब्सोल्यूट इनकॉम्पिटेंस टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी अगर कोई पागल है तो इनको एब्सोल्यूटली इनकॉम्पिटेंट माना जाता है टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मुस्लिम मैरिज। ल्यूनेसी है अगर किसी में, कैन कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग ल्यूसिड इंटरवल। ल्यूनेसी का मतलब क्या होता है हम ये पहले समझ चुके हैं। मान लीजिए कोई पर्सन जो है बहुत लंबे समय तक ठीक रहता है, लेकिन कभी कभी जो है वो पागल हो जाता है, तो जिस समय वो पागल है उस समय तो शादी नहीं कर सकता, लेकिन जिस दौरान वो ठीक है उस दौरान किया गया कॉन्ट्रैक्ट उसका जो है वैलिड माना जाएगा। सो यू हैव नोटिस कि काफी चीजें सिमिलर हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरह इसके अंदर। प्लस क्या है? फ्री कंसेंट होनी चाहिए, यानी मस्ट बी वॉलंटरली, एक्सप्रेस और इंप्लाइड दोनों हो सकती है। कोर्जन यानी जबरदस्ती, फ्रॉड धोखे से, मिस्टेक ऑफ फैक्ट यानी फोटो किसी और का दिखा दिया, शादी किसी और से कर दी, ये सारी मैरिज क्या मानी जाएंगी? वॉइड मानी जाएंगी। सो दिस इज द कॉम्पिटेंसी ऑफ मुस्लिम मैरिज। फिर इसके अंदर एक चीज और हम पढ़ते हैं कि शादी जो है 3 तरह की होती है, यानी इनकी जो वैलिडिटी होती है। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ मुस्लिम मैरिज। फर्स्ट इज वैलिड, सेकंड इज वॉइड एंड थर्ड इज इर्रेगुलर। अब इनको क्या कहते हैं? सबसे पहले आती है सही। सही यानी वैलिड, तो आप याद रखना सही वर्ड का मीनिंग होता है वैलिड। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? फुलफिल ऑल एसेंशियल्स, यानी ऐसी मैरिज जो सारे एसेंशियल्स को पूरा कर रही है वो एक वैलिड मैरिज होगी। दूसरी क्या है? बातिल। बातिल यानी वॉइड, यानी जो वायलेट करती है एब्सोल्यूट प्रोहिबिशंस को, जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे, यानी इस जगह पे शादी करना जहां पर मना किया गया हो तो वो वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट होती है फासिद, जिसको इर्रेगुलर कहते हैं, यानी उसमें कुछ इर्रेगुलरिटी, कुछ कमी है, उस कमी को अगर निकाल दिया जाए तो ठीक हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है? वायलेशन ऑफ रिलेटिव प्रोहिबिशंस, जैसे एब्सेंस ऑफ विटनेस या 5th वाइफ से शादी करना। जनरली 4th अलाउड है, लेकिन अगर 5वीं से शादी कर लेते हैं तो वो एक इर्रेगुलर होगी। अगर फॉर एग्जाम्पल एब्सेंस ऑफ विटनेस है, यानी 2 मेल विटनेस होने चाहिए या 1 मेल प्लस 2 फीमेल विटनेस होने चाहिए। अगर विटनेस के बिना शादी की गई है और बाद में विटनेस ले आते हैं तो ये शादी बाद में वैलिड हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर जो वायलेशंस हो रहे हैं वो रिलेटिवली कम है। फिर दूसरा डिफरेंस क्या है? लीगल स्टेटस। ये फुली लॉफुल एंड बाइंडिंग है, यानी वंस अ मैरिज फुलफिल्स और इज ऑल एसेंशियल कंडीशंस देन इट इज बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। नाउ वे दो हैं आपस में हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे और उनके इनहेरिटेंस के राइट और उनके जो मैरिड मैट्रिमोनियल राइट्स हैं वो सभी के सभी क्रिएट हो जाएंगे। बातिल क्या होती है? वॉइड एब इनिशियो, यानी जब से वो बनती है तब से ही इनवैलिड यानी वॉइड होती है। डेड फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी शुरू से ही खत्म होती है। ये क्या होती है? इर्रेगुलर मैरिज डिफेक्टिव होती है, इसके अंदर थोड़ा सा डिफेक्ट होता है। अगर उस डिफेक्ट को निकाल दिया जाए तो हम उसको रेगुलराइज कर सकते हैं, जो भी चीज उसको इर्रेगुलर बना रही है। लास्ट डिफरेंस है इनके अंदर लीगल इफेक्ट क्या होगा? तो जो ऑफ स्प्रिंग होंगी, यानी जो बच्चे होंगे, चिल्ड्रन होंगे आउट ऑफ द वैलिड मैरिज, तो वो हम समझेंगे वो सभी लेजिटिमेट बच्चे होंगे, यानी उनके लेजिटिमेट नहीं होंगे। ये हमने सेक्शन 16 में भी पढ़ा था।
इलेजिटिमेसी ऑफ द चिल्ड्रन आउट ऑफ वैलिड वॉइड और वॉइडेबल मैरिज। इसमें क्या होगा, ऑफ स्प्रिंग इलेजिटिमेट, नो लीगल राइट्स, नो मेहर अगर कंज्यूमेटेड नहीं हुई है। ऑफ स्प्रिंग जो है लेजिटिमेट होती हैं, मेहर ड्यू हो जाती है, नो म्यूचुअल इनहेरिटेंस राइट आते हैं जब तक कि इरेगुलरिटी को न्याय निकाल दिया जाए। सो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ मैरिज। अब क्या है, आगे हम पढ़ेंगे जो हमने पढ़ा था कि सुन्नी और शिया 2 सेक्ट थे। तो शिया सेक्ट में जो है इरेगुलर मैरिज का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां पर 2 मैरिज आती हैं, सही एंड बातिल। नेक्स्ट आते प्रोहिबिशंस के बारे में। अभी हमने 2 वर्ड पढ़े थे। एक वर्ड हमने पढ़ा था यहां पर कि यहां पर क्या है, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है, शादी वॉइड हो जाएगी। यहां पर हमने पढ़े रिलेटिव प्रोहिबिशन है। तो इन दोनों का मतलब क्या है, तो सबसे पहले आते हैं आपके एब्सोल्यूट प्रोहिबिशंस, यानी ये शादी को क्या कर देते हैं, वॉइड कर देते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या आता है इसमें, कंसिग्यूनिटी आती है। कंसिग्यूनिटी का मतलब होता है ब्लड रिलेशन, आप ध्यान रखना, ब्लड रिलेशन, जैसे मदर, सिस्टर, डॉटर, इन सभी से शादी करना जो है वॉइड माना जाएगा, जैसे हिंदू लॉ के अंदर भी हमने पढ़ा था। एक होता है अफिनिटी से रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप बाय मैरिज। अब कुछ रिलेशन जब मैरिज करते हैं तो उनसे भी स्टैब्लिश होते हैं, जैसे सास हो गया, सास की बेटियां हो गई, तो इन सभी से भी जो है मदर इन लॉ, इन सभी से भी जो है शादी वैलिड नहीं होती, वॉइड होती है। फिर आता है तीसरा रिलेशन फोस्ट्रेज। फोस्ट्रेज होता है मिल्क, इसमें आप ध्यान रखना, ऐसा रिलेशन जो मिल्क से क्रिएट हुआ है। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जो हैं भले ही उस मां के जन्म नहीं लिए हों, वो उनका जो है दूध पीते हैं। तो अगर किसी बच्चे ने एक ही मां का दूध पिया है, भले ही उनका जो बर्थ है उस मां से ना हुआ हो, तो उनके बीच भी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप बन जाता है, यानी वो एक दूसरे के रिलेशन से शादी नहीं कर सकते। और इसी तरह पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री का मतलब होता है कि एट अ वन टाइम अ सिंगल वुमन कैन नॉट मैरिड मोर देन 1 हस्बैंड, यानी एक से ज्यादा हस्बैंड जो है नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो वो वॉइड होगी। दूसरे होते हैं रिलेटिव प्रोहिबिशंस। रिलेटिव प्रोहिबिशंस भी सिंपल है, ये ट्रिगर करते हैं शादी को फासिद, और इनको इर्रेगुलर माना जाता है। दैट मींस कि अगर इनकी इर्रेगुलरिटी निकाल दी जाए देन दे आर वैलिड। तो इसमें क्या होता है, एब्सेंस ऑफ विटनेस है मान लीजिए सुन्नी लॉ के अंदर, अगर शिया लॉ के अंदर है तो उसको नहीं माना जाता वैलिड। पॉलीगैमी लिमिटेड है यहां पर, अगर 5th मैरिज करते हैं तो वो इर्रेगुलर होगी। इद्दत वायलेशन, यानी मैरिंग अ वुमन अंडरगोइंग वेटिंग पीरियड, अगर इद्दत के दौरान करती हैं। या फिर रिलीजियस डिफरेंस है, यानी मैरिंग अ नॉन स्क्रिप्चुरल, नॉन किताबिया वुमेन। तो सुन्नी लोग के अंदर ये कहते हैं कि कोई भी पर्सन जो है वो नॉन मुस्लिम से शादी नहीं कर सकता जो कि इस्लामिक ओरिजिन के रिलीजन नहीं है। अगर करते हैं तो इर्रेगुलर होंगी, और ये इर्रेगुलरिटी निकलने के बाद इस मैरिज को वैलिड मान लिया जाएगा। सो ये थे आपके वैलिड, वॉइड एंड इर्रेगुलर, रिलेटिव प्रोहिबिशन एंड एब्सोल्यूट प्रोहिबिशंस। सो यहां तक आपका जो है वो मैरिज यानी निकाह जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम डिस्कस करेंगे डावर के बारे में। डावर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको मेहर कहते हैं। मेहर, तो मेहर का कॉन्सेप्ट क्या है, एक लाइन यहां पर कहता है, मेहर एन ऑब्लिगेशन इंपोज्ड बाय लॉ अपॉन द हस्बैंड, यानी हस्बैंड के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट फॉर द वाइफ, यानी वाइफ को एक अमाउंट पे करता है ये उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, एंड द मार्क ऑफ रेस्पेक्ट, एंड दिस इज नॉट द कंसिडरेशन फॉर वाइफ। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ये कंसिडरेशन नहीं है वाइफ के लिए। तो आप अपने आंसर में लिखेंगे कि ये क्या है, एक मार्क ऑफ रिस्पेक्ट में दी जाती है ताकि उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सके। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले ये तो क्लियर हो गया हमारा, ये नॉट अ ब्राइड प्राइस, इट इज अ फंडामेंटली डिस्टिंक्ट फ्रॉम डोरी, यानी ये कोई डोरी भी नहीं है, एंड इट इज अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी नॉट लीगली ओव्ड टू द वाइफ, यानी वाइफ की फाइनेंशियल सिक्योरिटी है कि इन केस अगर हस्बैंड वाइफ को छोड़ता है देन ही हैज टू पे सम अमाउंट। और द सेकंड पॉइंट इज इनहेरेंट राइट है इसका, यानी वाइफ का एक इनहेरेंट राइट है, कह रहा है इवन इफ नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द मैरिज डीड। मैरिज डीड को हम निकाहनामा के नाम से भी जानते हैं, तो आपसे 4 नंबर में ये भी पूछ सकता है।
निकाहनामा क्या है? एक एग्रीमेंट है जिसके ऊपर दोनों ने साइन किए हैं, उसको कहते हैं मैरिज डीड। तो कह रहा अगर मैरिज डीड में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं भी है, जिसको निकाहनामा कहते हैं, द लॉ प्रिज्यूम्ड इट एग्जिस्टेंस एज एन अनसिक्योर्ड डेट, यानी फिर भी इसको माना जाएगा, भले ही उसके अंदर तय ना की गई हो, फिर भी इट इज अ अनसिक्योर्ड डेट। जैसे हम पर्सनल लेते हैं ना, पर्सनल लोन के लेते हैं किसी से, तो उस तरह से जो है उसको पे करना पड़ेगा। एंड द लास्ट, ये एक वेस्टेड राइट है। जैसे ही शादी हो जाती है, द राइट टू द फुल डॉवर वेस्ट एंटायरली अपॉन द कंज्यूमेशन ऑफ द मैरिज। जैसे ही मैरिज कंज्यूमेशन हो जाता है, यानी फिजिकल रिलेशन बन जाता है, तो ये जो राइट है ये वेस्ट हो जाता है, यानी अब उसका वो कंप्लीट राइट बन जाता है। नाउ शी हैज फुल अथॉरिटी ओवर दैट अमाउंट। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि जो हमारी मेहर है उसका डिवीजन यानी क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। तो दो तरह की होती है आपकी। पहली होती है स्पेसिफाइड डावर, यानी ऐसी डावर जिसका अमाउंट एक्सप्रेसली फिक्स किया गया है इन द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, और कैन बी सेटल्ड बिफोर और आफ्टर मैरिज, यानी इसको सेटल बिफोर और आफ्टर मैरिज किया जा सकता है। उर्दू में इसको हम कहते हैं मेहरे मुसम्मा, ये ध्यान रखना, मुसम्मा। नेक्स्ट होती है दूसरी प्रॉपर डावर, प्रॉपर या कस्टमरी डावर। ये अमाउंट जो है अनस्पेसिफाइड होता है। यहां पर क्या था? अमाउंट फिक्स था, यहां पर अमाउंट जो है अनस्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। ये डिटरमाइंड होती है बाय कंपेयरिंग द डावर ऑफ द वाइफ फीमेल पैटर्नल रिलेटिव्स, जैसे उसकी सिस्टर को कितनी मिली थी, पैटर्नल आंट्स को कितनी मिली थी, यानी उनके कस्टम को देखा जाता है। तो जो हमारी प्रॉपर डावर होती है, कस्टमरी डावर होती है, वो अनस्पेसिफाइड होती है, उसको फिक्स किया जाता है कस्टम को देखते हुए, और इतनी होनी चाहिए कि वो कम से कम प्रॉपर मिल सके। और ये बेस्ड होती है पर्सनल क्वालिफिकेशंस, एज, ब्यूटी एंड सोशल पोजीशन, यानी जैसी ही सोशल पोजीशन होगी वैसी ही जो है डावर दी जाएगी। अब जो आपकी दूसरी डावर होती है वाली स्पेसिफाइड डावर, ये भी दो तरह की होती है, एक होती है प्रॉम्प्ट और एक होती है डिफर्ड। प्रॉम्प्ट मतलब जैसे ही उसको मांगा जाएगा, मेहरे मुअज्जल कहते हैं और मेहरे मुअज्जल। प्रॉम्प्ट क्या होती है, इन दोनों को पढ़ लेते हैं। एक होती है प्रॉम्प्ट डावर, एक होती है डिफर्ड डावर। प्रॉम्प्ट डावर का मतलब क्या होता है? प्रॉम्प्ट डावर का मतलब होता है, इसकी टाइमिंग देखो पहले, तो कह रहा है पेएबल इमीडिएटली अपॉन मैरिज ऑन द वाइफ्स डिमांड, यानी ये आप ध्यान रखिए वर्ड इसके लिए, डिमांड, एज सून एज वाइफ डिमांड्स। तो ये जो राइट है ये क्रिएट हो जाता है। दूसरा कंजुगल राइट, पेमेंट एक्ट्स एज अ प्री रिक्विजिट, वाइफ कैन रिफ्यूज कोहिबिटेशन अंटिल पेड, यानी जब तक उसकी पेमेंट ना हो वो मना कर सकती है कंज्यूमेशन के लिए। लिमिटेशन पीरियड क्या है? 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिमांड एंड रिफ्यूजल, यानी इसकी रिकवरी जो है इस टाइम पीरियड के लिए की जा सकती है। इसकी टाइमिंग क्या है? पेएबल अपॉन द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, यानी डिफर्ड है। ये डिफर्ड मतलब ये स्थगित हो जाती है उस समय तक के लिए जो कोई इसमें टाइम पीरियड फिक्स किया गया हो, जैसे डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। अब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो है दो तरह से हो सकती है, या तो वो डेथ से हो सकती है या फिर डिवोर्स से हो सकती है। ये ट्रिगर इवेंट है इसके दो, डेथ और तलाक। लिमिटेशन पीरियड इसका भी 3 year है, ये चीज ध्यान रखनी है। अब देखो ये जो हमारी मैरिज के अंदर जी गई हैं सारी की सारी डावर, जैसे एग्जीक्यूशन ऑफ मैरिज यानी कॉन्ट्रैक्ट पे कौन ट्रिगर करती है? प्रॉम्प्ट डावर बिकम्स लीगली पेएबल, तो प्रॉम्प्ट डावर पेएबल हो जाती है जैसे ही मैरिज होती है और वाइफ डिमांड करती है। कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज जैसे ही होता है, यहां पर ट्रिगर हो जाता है राइट टू द एंटायर डावर, यानी अब वेस्टेड राइट क्रिएट हो गया एज सून एज कंज्यूमेशन हो गया। इसके बाद होता है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज यानी डेथ और डिवोर्स, तो यहां पर डिफर्ड डावर आपकी आ जाती है, ये मैच्योर हो जाती है एंड बिकम्स इमीडिएटली पेएबल। सो ये हमने इसके अंदर देखा दोनों के अंदर डिफरेंस, एक हो गई आपकी मेहर स्पेसिफाइड और एक हो गई अनस्पेसिफाइड। इसके बाद जो है इसके एनफोर्समेंट मैकेनिज्म क्या है, यानी जब डिमांड की और मेहर नहीं मिली तो क्या क्या चीजें कर सकते हैं। सबसे पहला मैकेनिज्म है डिफेंस टू द रेस्टिट्यूशन, यानी ड्यूरिंग मैरिज, अगर मैरिज चल रही है तो उस दौरान क्या कर सकते हैं? डिफेंस कर सकते हैं रेस्टिट्यूशन का। तो कह रहा है इफ प्रॉम्प्ट डावर इज अनपेड द वाइफ पोजेसेस एन एब्सोल्यूट राइट टू रिफ्यूज कोहिबिटेशन। सबसे पहला वो जो है अपने जो उसके कंजुगल राइट्स हैं उनको मना कर सकती है। इट सर्व्स एज अ कंप्लीट लीगल डिफेंस अगेंस्ट अ हस्बैंड सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, यानी वो क्या कर सकती हैं? अपने घर जा सकती है और मना कर देगी कि जब तक मेरी पेमेंट नहीं मिलती मैं तब तक तुम्हारे पास वापस नहीं जाऊंगी। दूसरा मैकेनिज्म है द विडोज राइट यानी डेथ, तो
तो विडो क्या कर सकती है? विडो प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकती है। अ विडो इन लॉफुल पोजीशन ऑफ हर डिसीज्ड हस्बैंड प्रॉपर्टी, तो उसके हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को क्या कर सकती है? ये हैज अ राइट टू रिटेन पोजीशन अंटिल हर डावर डेट इज सेटिस्फाइड बाय द हेयर, यानी जब तक उसकी रिकवरी ना हो जाए तब तक वो अपने हस्बैंड की रोक सकती है। तो वो क्या है, वो ऑनर नहीं बनती, बस उसके पास जो है उसको होल्ड करने का अधिकार आ जाता है, और अपना जैसे ही उसकी रिकवरी होगी तो वो प्रॉपर्टी उसके एयर्स पे चली जाएगी। सो ये कॉन्सेप्ट थे हमारे मेहर के और आपके मैरिज इन मुस्लिम लॉ, जिसके अंदर हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े, जैसे मैरिज क्या होती है, उसका नेचर क्या होता है, काइंड्स क्या होते हैं, और हमने पढ़ा डावर जो है दो तरह की होती हैं, एक स्पेसिफाइड और एक अनस्पेसिफाइड। उनके भी स्पेसिफाइड के भी दो तरह के होते हैं, एक प्रॉम्प्ट और एक डिफर्ड। अगर कोई चीज समझ में ना आई हो तो ग्रुप में सेंड कर देना या डाउट सेशन में डाल देना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।